नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है हर भारतीय की जेब से जुड़ी हुई। बैंकों में फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों में होने वाले धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। 6 महीनों में 14,483 फ्रॉड केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 2,642 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। पिछले साल समान अवधि में 5,396 मामले दर्ज किए गए थे। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कार्ड और इंटरनेट से जुड़े मामलों में हुई है। आरबीआई ने कहा है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से साइबर अटैक, डाटा ब्रीच और ऑपरेशनल फेलियर का जोखिम भी बढ़ा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब 30 जून 2024 तक नॉमिनी को ऐड किया जा सकेगा। पहले नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों को अपनी एसेट को सुरक्षित रखने और कानूनी उत्तराधिकारियों की पहुंच को सुनिश्चित करने में मदद करना है। सेंसेक्स और निफ्टी 1% की उछाल लगाते हुए अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स 701 अंक उछलकर 72,038 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 213 अंक चढ़कर 21,654 अंक पर बंद हुआ। उत्साहित घरेलू बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचा और ये पिछले सप्ताह के नुकसान से आसानी से उबर गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में जल्द कटौती करने की उम्मीद और वैश्विक महंगाई दर में नरमी आने से बाजार में तेजी बनी हुई है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए 2023 काफी अच्छा रहा। चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल मुनाफा 1.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मजबूत आर्थिक वृद्धि के बीच कर्ज की ऊंची मांग की वजह से देश में बैंकिंग सेक्टर की स्थिति इस समय काफी सुधर चुकी है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 68,500 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरी छमाही में भी ये रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है। अगर ये रुझान जारी रहता है तो 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 1.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब जल्द ही नई ट्रेन अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को कम लागत और लंबी दूरी की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। ये नॉन एसी स्लीपर क्लास ट्रेन है। इसमें स्लीपर क्लास कोच के अलावा जनरल डिब्बे भी होंगे। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक से गाड़ी जल्द से स्पीड पकड़ सकती है और इसे जल्द से रोका भी जा सकता है। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। हालांकि इस ट्रेन में सवारी करने के लिए यात्रियों को अधिक किराया चुकाना होगा। अमृत भारत ट्रेन में 1 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का न्यूनतम किराया 35 रुपए होगा। चावल की महंगाई से जल्द आपको छुटकारा मिल सकता है। सरकार भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो के भाव पर चावल की बिक्री करेगी। भारत ब्रांड चावल की बिक्री नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार स्टोर के जरिए की जाएगी। सरकार पहले से ही भारत ब्रांड के तहत आटा और दाल की बिक्री किफायती दामों पर कर रही है। नवंबर में अनाज की कीमतें 10.27% बढ़ी हैं। इस वजह से खाद्य महंगाई बढ़कर 8.70% हो गई है, जो इससे पहले अक्टूबर में 6.61% थी। नवंबर में अनाज की अगले साल होने वाली आम चुनाव की तैयारियों में जुटी सरकार के लिए ऊंची खाद्य महंगाई एक समस्या है और सरकार इससे निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एडवांस सुविधा को बंद कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए कोविड एडवांस विंडो की शुरुआत की थी। इसके तहत कोई भी सदस्य अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता था। ईपीएफओ ने अब इस सुविधा को बंद कर दिया है। अब सब्सक्राइबर्स अपने खाते से कोविड एडवांस के तौर पर राशि नहीं निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रोविजन को डिसेबल कर दिया है। अब केवल कुछ विशेष परिस्थितियों और शर्तों पर ही ईपीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकेगा। यूपीआई यूजर्स को जल्द ही एक नया फीचर टैप एंड पे मिलने वाला है। एनपीसीआई ने सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर यूपीआई टैप एंड पे सुविधा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरबीआई ने इस साल सितंबर में यूपीआई टैप एंड पे फीचर को लॉन्च करने की घोषणा की थी। यूपीआई का टैप एंड पे फीचर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और बिना क्यूआर कोड को कैप्चर किए भुगतान करने वाले की यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को कैप्चर करता है। अब यह फीचर पेटीएम के साथ भीम ऐप पर ट्रायल के लिए कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड ने रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद खरीदारों को जल्द घर दिलाने और बिल्डरों की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करना है। बिल्डर्स को अपने अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 0 पीरियड का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा बिल्डर्स को बकाया राशि जमा करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स को गिरवी रखने की अनुमति दी जाएगी। प्रचलित FAR को खरीदने की अनुमति होगी। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और अधिक समय दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर घर खरीदारों को 3 महीने में रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ अन्य कई लाभ दिए जाएंगे। बिल्डर्स को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के लिए 0 पीरियड का लाभ दिया जाएगा। 0 पीरियड का लाभ लेने के बाद बिल्डर्स को अपनी कुल बकाया राशि का 25% हिस्सा 60 दिनों के अंदर जमा करना होगा। शेष 75% बकाया पैसा साधारण ब्याज के साथ अगले 3 साल में जमा करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में लोगों को एडवाइजरी भेजी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैसे की लेन देन की जो जानकारी इनकम टैक्स के पास है वो IT रिटर्न से मेल नहीं खा रही है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को एडवाइजरी जारी कर इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की सलाह दी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि उन मामलों में एडवाइजरी भेजी गई है जहाँ ITR में दी गई सूचना और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच स्पष्ट तौर पर मेल नहीं है। वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, NBFC, सब रजिस्ट्रार, डाकघर, बॉन्ड, डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल है। और अब आखिरी खबर है IPO से जुड़ी हुई। कैनरा बैंक ने अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी कैनरा रोबैको AMC को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की घोषणा की है। बैंक को इसके लिए सेबी से IPO की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। ये लिस्ट होने वाली 5वीं म्यूचुअल फंड कंपनी होगी। कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड के तहत 78,398 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो ये थी आज की मनी टाइम की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।